कहानी की शुरुआत एक ऐसे खौफनाक मंजर से होती है जिसे देखकर किसी की भी रोंगटे खड़े हो जाएं। हम देखते हैं तीन माउंटेन क्लाइंबर्स को, बेकी, उसका पति डैन और उसकी बेस्ट फ्रेंड हंटर, जो एक खड़ी चट्टान पर चढ़ रहे हैं। हवाओं का शोर और नीचे हजारों फीट की गहराई, लेकिन उनके चेहरे पर एक अलग ही जुनून है। पर तभी किस्मत एक ऐसा मोड़ लेती है जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। डैन एक छोटी सी गलती करता है, एक पत्थर खिसकता है और बेकी की आंखों के सामने उसका पति डैन सीधे नीचे खाई में जा गिरता है। बेकी की चीखें उस खामोश घाटी में गूंजती रह जाती है। इस हादसे के एक साल बाद हम बेकी को देखते हैं, जो पूरी तरह टूट चुकी है और शराब और गम में डूबी रहती है। अपने पिता जेम्स से भी उसका रिश्ता खत्म होने की कगार पर है। उसे लगता है कि उसकी जिंदगी डैन के साथ ही खत्म हो गई। लेकिन तभी एंट्री होती है हंटर की। हंटर अब एक मशहूर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन चुकी है और वह बेकी को इस अंधेरे से बाहर निकालने के लिए एक पागलपन भरा प्लान लेकर आती है। वह बेकी से कहती है कि उन्हें B67 टीवी टावर पर चढ़ना होगा। यह कोई मामूली टावर नहीं है, यह कैलिफोर्निया के रेगिस्तान में खड़ा 2000 फीट ऊंचा लोहे का एक ढांचा है। हंटर का कहना है कि अगर बेकी इस टावर पर चढ़कर डैन की अस्थियां वहां से बिखेर दे तो शायद उसे शांति मिल जाए और उसका डर हमेशा के लिए खत्म हो जाए। आखिरकार बेकी मान जाती है। दोनों लड़कियां उस वीरान इलाके की तरफ निकल पड़ती हैं जहां यह टावर किसी विशाल दानव की तरफ खड़ा है। टावर की हालत बहुत खराब है, वह पुराना है, जंग लगा हुआ है और उसके नट बोल्ट ढीले हो चुके हैं। टावर के चारों तरफ गिद्ध मंडरा रहे हैं, जैसे वे किसी ताजे मांस का इंतजार कर रहे हैं। जब वे टावर के पास पहुंचती हैं तो वहां का सन्नाटा और टावर की भयानक ऊंचाई बेकी के पसीने छुड़ा देती है। टावर के बेस पर एक बड़ा सा बोर्ड लगा है, खतरा दूर रहे। लेकिन जुनून और डर के बीच जंग छिड़ चुकी है। वे चढ़ाई शुरू करती हैं। जैसे जैसे वे ऊपर बढ़ती हैं, टावर शर्मनाने लगता है। हर एक पायदान के साथ मौत का खतरा बढ़ रहा है। हंटर इसे अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर रही है। वह ऊपर जाकर अपनी ऑडियंस के लिए कुछ क्रेजी करना चाहती है। तकरीबन 1500 फीट की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद बेकी का पैर डगमगाता है। टावर का एक पुराना बोल्ट ढीला होकर नीचे गिरता है। बेकी को एक पल के लिए डैन का चेहरा याद आता है। वे उस छोटे से प्लेटफॉर्म तक पहुंचने ही वाली है, लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है कि जिस लोहे की सीढ़ी के भरोसे वे ऊपर जा रही हैं वो अंदर से पूरी तरह गल चुकी है। गिद्ध उनके सिर पर मंडरा रहे हैं और नीचे जमीन अब दिखाई भी नहीं दे रही है। जैसे ही वे टावर के सबसे ऊपरी छोटे से प्लेटफॉर्म के करीब पहुंचती हैं, पुरानी जंग लगी सीढ़ी का पूरा हिस्सा अचानक उखड़कर नीचे गिरने लगता है। लोहे के भारी टुकड़े हजारों फीट नीचे गिरते हुए एक भयानक शोर मचाते हैं। बेकी का पैर हवा में लटक जाता है और वह सिर्फ अपनी उंगलियों के सहारे टावर के एक पतले से पाइप को पकड़े हुए है। नीचे मौत खड़ी उसका इंतजार कर रही है। हंटर अपनी ताकत लगाकर बेकी को हाथ खींचती है। चीख पुकार और मौत के खौफ के बीच हंटर किसी तरह बेकी को खींचकर ऊपर उस छोटे से गोल प्लेटफॉर्म पर ले आती है। लेकिन जैसे ही वे राहत की सांस लेने की कोशिश करती हैं, उन्हें असलियत का एहसास होता है। सीढ़ी जो ऊपर आने का एकमात्र रास्ता थी, अब पूरी तरह गायब हो चुकी है। वे अब जमीन से 2000 फीट ऊपर एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर फंसी हुई है जो मुश्किल से एक डाइनिंग टेबल जितना बड़ा है। हंटर कोशिश करती है कि वे पैनिक ना करे, लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि सीढ़ी गिरते समय बैक प्लेटफॉर्म के नीचे एक डिश एंटीना पर चार्ट का है। अब उनके पास ना खाना है, ना पानी, ना ही नीचे उतरने का कोई रास्ता। बेकी पूरी तरह टूट जाती है, वह रोने लगती है। हंटर हिम्मत नहीं हारती। वो अपना फोन से सिग्नल चेक करती है, लेकिन उतनी ऊंचाई पर कोई नेटवर्क नहीं है। हंटर एक आइडिया लगाती है। वो अपने फोन पर एक मैसेज टाइप करती है, मदद, हम B67 टावर पर फंसे हैं, और अपने सोशल मीडिया फॉलोअर के लिए पोस्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन नेटवर्क जीरो है। तब वह एक खतरनाक रिस्क लेने का फैसला लेती है। वह अपने मोजे में फोन डालती है और उसे नीचे गिराने की कोशिश करती है, इस उम्मीद में कि शायद नीचे जाते समय किसी पॉइंट पर नेटवर्क मिल जाए और मैसेज सेंड हो जाए। लेकिन फोन नीचे गिरते ही टूट जाता है। सूरज ढलने लगता है और रेगिस्तान की ठंडी हवाएं उनके शरीर को सुन्न करने लगती हैं। तभी उन्हें एक उम्मीद दिखाई देती है। एक छोटी सी गाड़ी उन्हें दिखाई देती है जहां कुछ लोग कैंपिंग कर रहे हैं। बेकी और हंटर चिल्लाती हैं। वे अपने पास मौजूद एकमात्र फ्लेयर गन का इस्तेमाल करने की सोचती हैं। हंटर कहती है कि हमें सही वक्त का इंतजार करना होगा, लेकिन तभी बेकी की नज़र हंटर के पैर पर पड़ती है। हंटर के टखने पर एक ऐसा टैटू है जिसे देखकर बेकी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। यह वही नंबर है जो डैन अक्सर बेकी से कहता था। बेकी को शक होने लगता है कि क्या उसके पति डैन और उसकी बेस्ट फ्रेंड हंटर के बीच कोई रिश्ता था। मौत के इतने करीब होने के बावजूद बेकी के मन में धोखे की एक नई आग जलने लगती है।
तभी उन्हें नीचे एक गाड़ी आती दिखाई देती है। वे अपनी आखिरी उम्मीद वो फ्लेयर गन चलाती हैं। आसमान में चमकते हुए फ्लेयर गन की रोशनी को देखकर बेकी और हंटर को लगता है कि शायद उनकी जान बच जाएगी। नीचे एक गाड़ी रुकती है, दो आदमी बाहर निकलते हैं। वे ऊपर टावर की तरफ देखते भी हैं। बेकी अपनी पूरी ताकत से चिल्लाती है, हेल्प, हमें बचाओ। लेकिन तभी इंसानियत का शर्मनाक चेहरा सामने आता है। वे लोग मदद करने की बजाय इन लड़कियों की गाड़ी देखते हैं, उसे अनलॉक करते हैं और उसे चोरी करके वहां से फरार हो जाते हैं। बेकी और हंटर की आखिरी उम्मीद धुएं की तरह उड़ जाती है। वे अब पूरी तरह अकेली है, बिना पानी, बिना गाड़ी और बिना किसी मदद के। जैसे जैसे रात गहराती है, भूख और प्यास से उनका बुरा हाल होने लगता है। लेकिन शारीरिक दर्द से बड़ा दर्द बेकी के दिल में उभर रहा है। वह हंटर से सीधे पूछ लेती है कि उसके पैर पर जो 143 इसका मतलब आई लव यू का टैटू है उसका सच क्या है। हंटर अब और झूठ नहीं बोल पाती। वह रोते हुए कबूल करती है कि डैन की मौत से पहले उसका और डैन का 4 महीने तक अफेयर चला था। बेकी सन्न रह जाती है। जिस दोस्त के लिए उसने अपनी जान जोखिम में डाली, उसी ने उसे सबसे बड़ा धोखा दिया था। इस 2000 फीट ऊंचे प्लेटफॉर्म पर अब सिर्फ खौफ नहीं बल्कि नफरत भी भर चुकी है। अगली सुबह धूप की तपिश उनके शरीर को झुलसाने लगती है। प्यास इतनी बढ़ जाती है कि वे अपने होंठ भी नहीं हिला पाती। हंटर को एहसास होता है कि अगर वो जिंदा रहना चाहती हैं तो उन्हें नीचे फंसे उस बैग को हर हाल में ऊपर लाना होगा। लेकिन वह बैग करीब 50 फीट नीचे एक डिश एंटीना पर अटका है। हंटर एक पागलपन भरा फैसला लेती है। वो अपनी रस्सी के सहारे नीचे उतरने की कोशिश करती है। टावर हवा में बुरी तरह झूल रहा है और लोहे की आवाजें उसे डरा रही है। हंटर किसी तरह डिश तक पहुंचती है, लेकिन रस्सी छोटी पड़ जाती है। वो अपनी जान जोखिम में डालकर डिश पर छलांग लगाती है। बेकी ऊपर से यह सब देख रही है। हंटर बैग हासिल कर लेती है, लेकिन वापस ऊपर चढ़ना लगभग नामुमकिन है। वो अपनी पूरी ताकत लगाती है। रस्सी रगड़ खाकर कमजोर हो रही है। नीचे हंटर संघर्ष कर रही है। वह ऊपर पहुंचने ही वाली होती है कि अचानक उसका हाथ फिसलता है। वह अपनी पूरी ताकत लगाकर रस्सी को पकड़ती है। बेकी उसे ऊपर खींचती है। हंटर ऊपर पहुंच जाती है। तभी उन्हें एहसास होता है कि टावर के सबसे ऊपर एक चेतावनी वाली लाइट जल रही है, लेकिन वह लाइट उनके प्लेटफॉर्म से भी 50 फीट और ऊपर है। प्यास से गला सूख चुका है और धूप शरीर को झुलसा रही है। हंटर के पास एक आखिरी प्लान है। टावर के बिल्कुल ऊपरी सिरे पर जहां लाल बत्ती जल रही है वहां एक पावर सॉकेट है। अगर वे वहां तक पहुंच जाएं तो वे अपने ड्रोन को चार्ज कर सकती हैं और शायद उस ड्रोन के जरिए मदद का मैसेज पास की बस्ती तक पहुंच सके। बेकी हिम्मत जुटाती है। वह उस पतले से पोल पर चढ़ना शुरू करती है। वह किसी तरह ऊपर पहुंचती है और अब जान हथेली पर रखकर ड्रोन को चार्जिंग पर लगाती है। इसी दौरान एक गिद्ध उस पर हमला करता है, लेकिन बेकी अब एक फाइटर बन चुकी है। वह उस पर जवाबी हमला करती है। ड्रोन चार्ज हो जाता है। वे ड्रोन पर एक पर्ची चिपकाती है, मदद, हम टावर पर फंसे हैं। हंटर ड्रोन को कंट्रोल करती है और उसे एक होटल की तरफ भेजती है। ड्रोन हवा में उड़ता है। जैसे ही ड्रोन सड़क के बीच पहुंचता है, एक तेज रफ्तार ट्रक उससे टकरा जाता है और उनका ड्रोन, उनकी आखिरी उम्मीद, टुकड़े टुकड़े होकर सड़क पर बिखर जाते हैं। बेकी और हंटर अब पूरी तरह टूट चुकी है। रात फिर से लौट आती है। हंटर की हालत बिगड़ती जा रही है। वह बहुत शांत हो गई है। बेकी उसे हिम्मत देने की कोशिश करती है, लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जो आपके होश उड़ा देगा। बेकी को एहसास होता है कि वह पिछले कुछ घंटों से जिससे बात कर रही थी, जो हंटर उसे हिम्मत दे रही थी, वह असल में वहां है ही नहीं। बेकी नीचे उसे डिश एंटीना की तरफ देखती है जहां हंटर बैग लेने गई थी। उसे याद आता है कि जब हंटर ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही थी तब उसका हाथ फिसल गया था। वह सीधे उस लोहे की एंटीना पर जा गिरी थी। हंटर की मौत तभी हो गई थी। बेकी अब तक जिसे देख रही थी, जिससे बात कर रही थी, वह सिर्फ उसकी भूख और सदमे से पैदा हुआ एक भ्रम था। हंटर की लाश नीचे उस एंटीना पर पड़ी है और गिद्ध उसे नोच रहे हैं। बेकी उस ऊंचाई पर अब बिल्कुल अकेली है। सच्चाई का यह बोझ बेकी को पागल कर देने के लिए काफी है, लेकिन वह जानती है कि अगर उसे बचना है तो उसे कुछ ऐसा करना होगा जो सुनने में भी डरावना है। उसे हंटर की लाश का इस्तेमाल करना होगा। बेकी के सामने अब कड़वी सच्चाई खड़ी थी और पिछले कई घंटे से एक लाश से बात कर रही थी। हंटर नीचे उस डिश एंटीना पर बेजान पड़ी थी और ऊपर खड़ी बेकी को अब समझ आया कि जिसे उसने हिम्मत समझा था वह उसके अकेलेपन का एक भ्रम था। लेकिन अब उसके पास शोक मनाने का वक्त नहीं। तभी उसकी नजर उस गिद्ध पर पड़ती है जो उसे अपना अगला शिकार समझकर पास आ रहा है। यहीं से बेकी के अंदर का शिकारी जागता है। वह हार मानने के बजाय उस गिद्ध पर झपट्टा मारती है। एक खूनी संघर्ष शुरू होता है। बेकी उस पक्षी का गला घोट देती है और अपनी भूख मिटाने के लिए वह कच्चे मांस को खाती है ताकि उसे वह आखिरी ताकत मिल सके जिसकी उसे नीचे उतरने के लिए जरूरत है। ताकत मिलने के बाद बेकी अब रस्सी के सहारे धीरे धीरे नीचे उस एंटीना तक उतरती है जहाँ हंटर की लाश है।
जब वह हंटर की लाश के पास पहुंचती है तो उसका दिल बैठ जाता है। वह अपनी दोस्त से माफी मांगती है और उसके जूते उतारती है। बेकी को एक तरकीब सूझती है। वह अपने फोन पर अपने पिता के लिए एक मैसेज टाइप करती है, पापा मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं टावर पर फंसी हूँ, प्लीज मुझे बचा लो। वह फोन को हंटर के जूते के अंदर डालती है और उसे मोजे से कस देती है। अब उसे उस जूते को 2000 फीट नीचे गिराना है। वह एक ऐसा फैसला लेती है जो सुनने में भी रूह कपा दे। वह हंटर की लाश के पेट के हिस्से में उस जूते को फंसा देती है और फिर वह हंटर की लाश को टावर से नीचे धकेल देती है। हंटर की लाश एक भारी पत्थर की तरह नीचे गिरती है और सीधे जमीन से जा टकराती है। अब सब कुछ किस्मत के भरोसे है। वह उस ऊंचे टावर पर हार मानकर लेट जाती है। उसकी आंखें बंद होने लगती है। उसे लगता है कि शायद अब वह कभी नहीं जागेगी। उसने अपनी जान से प्यारी सहेली की लाश को नीचे गिरा दिया था, सिर्फ इस एक उम्मीद में कि उसका फोन किसी तरह काम कर जाए। वह टावर के उस ठंडे लोहे पर लेटी हुई धुंधली आंखों से आसमान को देख रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि उसकी जिंदगी की डोर अब टूटने ही वाली है। फोन मौत और तबाही के बावजूद अपना काम कर चुका था। मैसेज सेंड हो गया था। जेम्स बिना एक सेकंड बर्बाद किए पुलिस और रेस्क्यू टीम को लेकर उस लोकेशन की तरफ भागते हैं। वहाँ एम्बुलेंस थी, पुलिस थी और उसके पिता जेम्स दौड़ते हुए उसकी तरफ आ रहे थे। लेकिन दूर एक सफेद चादर से ढकी हुई लाश भी थी, हंटर की। बेकी अपने पिता को गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगती है। उसने ना सिर्फ अपने पति और अपनी सहेली को खोया था, बल्कि उसने मौत के करीब से देखकर जिंदगी की असल कीमत समझ ली थी।